नमस्कार दोस्तों, 68वीं बीपीएससी आपके माथे पर है और आप लोग भी बेचैन हैं कि करंट अफेयर्स कराइए। तो जिस तरह से 67वीं बीपीएससी के लिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स को कराया है, ये 68वीं बीपीएससी का हम लोग का वीडियो नंबर 1 है। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे, पर हम लोग कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप हमारे पास उपस्थित इसलिए हैं कि कोई रोड का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, करहा का उद्घाटन किया, पोखरा का उद्घाटन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किया, तो मेरा आपसे कहना है कि आप अपना समय मत बर्बाद करिए और कोई और जगह जाइए जहां पर आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि हम लोग वो सब इन्फॉर्मेशन को कैटर नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि क्यों नहीं कैटर करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। पहली बात तो ये है कि अगर मानते हैं कि आप एक क्वेश्चन पेपर के सेटर हैं, तो आपने क्वेश्चन नंबर X को सेट किया, आपको इसका आंसर की देना पड़ता है। पर आंसर की आप ये नहीं दे सकते हैं कि दैनिक जागरण में फलाना दिन ये आर्टिकल आया था, उसमें ये कहा गया था, दैनिक भास्कर में ये आर्टिकल आया था और इस दिन ये कहा गया था। आपको जो अपना आंसर की देना होता है वो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर ही देना पड़ता है, तभी जाकर दे सकते हैं, नहीं तो बच्चा उसको चैलेंज कर देता है। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आखिर में क्या है? जिस तरह से देश का पीआईबी है, जो आप लोग फॉलो भी करते होंगे अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसी तरह से राज्य सरकार का भी पीआईबी विभाग होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिपार्टमेंट होता है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने एक प्रकाशन निकालता है, जिसके तहत ये बताता है कि सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार का क्या माइलस्टोन अचीव हुआ है। तो हम लोगों ने उसी को बेसिस बनाया है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी उसी को बेसिस बनाएगा, क्योंकि वही गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका बिहार का बजट होता है और तीसरा हो जाता है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। तो हम लोग यही तीनों को बेसिस रखेंगे और यही सब में जो क्वेश्चंस आएगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं इतना जोर से कैसे कह सकता हूं? हाउ आई कैन से ऑल दिस थिंग्स विथ सो इम्फैटिक, इतना प्रभावशाली ढंग से हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि अगर आप 67वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र उठाएंगे और आप जाकर हम लोग जो वीडियो बनाए हैं उसको देख लीजिए, तो 67वीं बीपीएससी का जो करंट अफेयर बिहार वाला है, अगर एक क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से नहीं मिला तो आप आकर नीचे अपना उद्गार प्रकट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला वीडियो है, लेट अस स्टार्ट। हमारा सोर्स ऑफ बिहार करंट अफेयर क्या रहेगा? राज्य का जो पीआईबी विभाग है उसके द्वारा ट्वीट किया गया डॉक्यूमेंट या उसके द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट हमारा सोर्स है। पहला हम स्टार्ट करते हैं अपने मोहब्बत से, अपने जिला से, जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद से स्टार्ट करिए। पहले औरंगाबाद के बारे में देखिए कि हम एक फैक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद करेक्ट करेंगे। औरंगाबाद में अगर आपसे पूछेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक सूर्य मंदिर का नाम बताइए, तो औरंगाबाद में एक सूर्य मंदिर है जहां पर छठ में बहुत भीड़ होता है, 5-5 लाख लोग श्रद्धालु आते हैं। वो कहां पर है? औरंगाबाद में, देव में है सूर्य मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगाबाद का ये सब डिवीजन है, उस सब डिवीजन का नाम है दाऊद नगर। क्यों बता रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप तो स्टैटिक पार्ट बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। इस दाऊद नगर प्रमंडल में जैसे औरंगाबाद में 2 एसडीओ बैठता है, तो एक एसडीओ सदर बैठेगा जो शहर का एसडीओ बैठेगा और एक एसडीओ दाऊद नगर बैठता है। इसी दाऊद नगर में एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम है दाऊद फोर्ट और दाऊद फोर्ट, या उसको कहता है दाऊद खान फोर्ट। ये जो दाऊद खान फोर्ट है ये किसके नाम पर है? बिहार में औरंगजेब के समय जो पहले गवर्नर बने, औरंगजेब के कार्यकाल में, उनका नाम था दाऊद खान। उसी दाऊद खान के नाम पर दाऊद खान फोर्ट है और ये दाऊद खान फोर्ट है आपका, और उन्हीं के नाम पर दाऊद नगर सब डिवीजन भी है। अब ध्यान से आप देखिए, ये जो दाऊद खान हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में बताते चलते। अच्छा, औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब रहा है? औरंगजेब का कार्यकाल आप देखेंगे तो औरंगजेब बहुत फैनेटिक है और औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेके 1707 तक रहा है। औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल्स आते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं और डिक्लाइन ऑफ मुगल स्टार्ट होता है। तो जो दाऊद खान है अपने नाम पर एक फोर्ट बनाते हैं, एंड ही इज द फर्स्ट गवर्नर हु वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ द बिहार ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ हुम? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बात निकली तो एक चीज और बताते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। औरंगजेब पहले मुगल शासक हैं जो पहली बार अपने पोता को, ग्रैंडसन को
किसी राज्य का गवर्नर बनाए थे, प्रोविंस को गवर्नर बनाए थे। इनका ग्रैंडसन का क्या नाम है? प्रिंस अजीम नाम है। और यही प्रिंस जो है पटना का नाम अजीमाबाद चेंज कर दिए थे। अजीमाबाद जो पटना का नाम चेंज करते हैं, पटना को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, पटना को ब्यूटीफाई करते हैं। ये 1703 में पटना पहुंचते हैं, 1704 के आसपास या 1703 या 4 में ये पटना का नाम अजीमाबाद कर देते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द औरंगजेब was the first person to appoint his grandson as the governor of any province. This is a very important fact. Now the question still remains the same. कि why you are talking in the current affair about the दाऊद खान? My dear friend, I am talking about the दाऊद खान because इसी दाऊद नगर में यहाँ पर एक लाल है बिहार का, उस बिहार का लाल का नाम है ईशान किशन। अगर क्रिकेट का जिक्र हो और अगर आप ईशान किशन को नहीं जानते, एग्जाम में यही छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, फालतू तुम करहा पोखर रट रहे हो, क्वेश्चन मिलेगा ईशान किशन पे। कहाँ के हैं? दाऊद नगर सब डिवीजन के हैं। किस जिला के हैं? औरंगाबाद के हैं। इनका मूल गांव जो है औरंगाबाद के हैं, पर रहे हैं पटना वगैरह में। क्या है ईशन किशन के बारे में आप देखिएगा तो ईशन किशन IPL 2022 में किस टीम से खेल रहे थे? मुंबई इंडियंस से खेल रहे थे। और 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। और कितना में बिके थे? अगर आप इनको देखेंगे तो 15.25 करोड़ रुपया में इनका खरीद फरोख्त हुआ था। अब बात निकल चली है तो ये बताइए कि 2023 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? वो पंजाब खरीदा है। कौन देश का है? इंग्लैंड का है। कितना में खरीदा है? 18.5 करोड़ में खरीदा है। किसको खरीदा है? सैम क्यूमन को खरीदा। सैम, अब ध्यान से देखिए, सैम क्यूरन को खरीदता है कितना में? 18.5 करोड़ में। पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ईशान किशन क्या करते हैं। ईशान किशन के बारे में आप देखेंगे कि 126 गेंद में 126 बॉल में डबल सेंचुरी मारते हैं, ODI में मारते हैं। और किसका रिकॉर्ड तोड़ते हैं? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। डबल सेंचुरी मतलब दोहरा शतक, 200 रन बनाते हैं। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अगर हमको ठीक से याद है तो क्रिस गेल 138 गेंद में मारता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि किस देश के खिलाफ अगर पूछ दे कि ईशान किशन मारते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था और बांग्लादेश के खिलाफ ये मारते हैं। दूसरी बात, ये फास्टेस्ट डबल सेंचुरी है मेरे दोस्त, सबसे तेज मारते हैं। तो क्या ये पहले इंडियन है जो मारते हैं 200 रन ODI में? बिल्कुल भी नहीं। ही इज नॉट द फर्स्ट, ही इज द फोर्थ इंडियन प्लेयर टू डू सो। तो और कौन है? एक नंबर पे रोहित शर्मा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग रहे हैं। कोहली ऑप्शन दे देगा, फंस सकते हैं। तो ये चौथे खिलाड़ी हैं जो डबल सेंचुरी मारते हैं। अच्छा, ये करते क्या है ईशान किशन? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? विकेट कीपर कम बैट्समैन हैं। तगड़ा खेलते हैं ईशान किशन, ध्यान रखेंगे आप। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ भी अब इसके बाद पूछेगा आपके लिए चवन्नी भर का सवाल है। अब हम लोग चलेंगे जिला गोपालगंज। ठीक है, ये है जिला गोपालगंज। गोपालगंज को अच्छे से देखिएगा। गोपालगंज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 2 इवेंट इंपॉर्टेंट हुआ है। आपको पता है कि जब कोविड का कार्यकाल आया तो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। तो गोपालगंज में एक मंदिर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थावे का मंदिर। एग्जाम में पूछ सकता है कि थावे देवी का मंदिर कहाँ है? गोपालगंज में है। इसी थावे के जंगल को ऐसे प्लांट लगाए गए हैं, ऐसे ट्री लगाए गए हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। जैसे पीपल का ट्री, ऐसा ट्री जिसका कैनोपी डेंसिटी हाई होता है, घनत्व ज़्यादा होता है कैनोपी का, वो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं। तो ऐसे प्लांट को जंगल में लगाया गया है और इसको ऑक्सीजन पार्क का रूप दिया गया है। कितने बिहार में ऑक्सीजन पार्क बनेंगे? 5 टोटल ऑक्सीजन पार्क बनेंगे। पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना? गोपालगंज में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। गोपालगंज का दूसरा महत्वपूर्ण इंसिडेंस क्या है? एक खिलाड़ी है गोपालगंज का, उस खिलाड़ी का क्या नाम है? मुकेश कुमार। और मुकेश कुमार गोपालगंज के हैं और बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड के आते हैं। इनके पिताजी टैक्सी चलाते थे। कहाँ पर चला रहे थे? बंगाल में चला रहे थे। बिहार में रोजी रोटी नहीं मिलती है, बिहार से खेलना चाहते हैं, बिहार क्रिकेट टीम को मान्यता नहीं मिलती है, जाकर बंगाल से खेलते हैं। और यही बिहार की विडंबना है, इसी के कारण बिहार पीछे होता है। और इस बिहार के तेज गेंदबाज ने क्या है?
बहुत तेज, बहुत पेसर है, जो क्रिकेट में कम इंटरेस्ट लोग लेते हैं, पेसर मतलब तेज गेंदबाज हैं। दूसरी बात, इनको दिल्ली कैपिटल्स है, इनको खरीदा है। इतने प्रभावशाली खिलाड़ी हैं कि इनको कितना में खरीदा, जिसके पिताजी टैक्सी की नौकरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, 5.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स खरीदता है। और ये डेब्यू कब करते हैं? 2015 में डेब्यू करते हैं। किस मैच में करते हैं? रणजी ट्रॉफी में करते हैं। कहां पे करते हैं? लाहली में करते हैं। पहला मैच किसके खिलाफ खेलते हैं? हरियाणा के खिलाफ खेलते हैं। और ये जो इंटरनेशनल, जो मेडन इनका मैच हुआ है, क्या अभी इंटरनेशनल मैच खेले हैं? बिल्कुल इंटरनेशनल मैच खेले हैं। किसके खिलाफ खेले? अक्टूबर 2022 में खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा और सोचना ही नहीं है। देखो क्या होता है ना कि बिहार में इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पूछ लेता है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अभी और जो अगला वीडियो आएगा उसमें शरद यादव का देहांत हुआ है, समाधान यात्रा मुख्यमंत्री जी का निकला है, वो सब भी हम लोग कवर करेंगे। पर कुछ मोनोटोनस टॉपिक होता है, पर बीपीएससी का वो फेवरेट टॉपिक होता है। लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। जो पहला हम लोग के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है वो है 1 अप्रैल 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एग्जाम में एकदम छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से बिहार में 4th एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्ट हो गया है। जब हम बोलते हैं कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब कि इसके पहले भी 3 एग्रीकल्चर रोड मैप हुआ होगा। तो कब एंड हो रहा है? मार्च में एंड हुआ। 3rd एग्रीकल्चर रोड मैप खत्म हुआ, मार्च में एंड हुआ होगा। तो अप्रैल से 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया है। कब तक चलेगा? 2028 तक एग्रीकल्चर रोड मैप चलेगा। मेरे बंधु ये बताओ कि एग्रीकल्चर रोड मैप अगर ऐसा हुआ है तो फिर कभी ना कभी स्टार्ट भी हुआ होगा। तो पहली बार 2008 में एग्रीकल्चर रोड मैप स्टार्ट किया गया। एग्रीकल्चर रोड मैप का मुख्य मतलब क्या होता है? हम लोग क्या था कि राइस में, वीट में, मक्का में, मेज में भी हम लोग एग्रीकल्चर मतलब स्टेट रहने के बावजूद पिछड़ रहे थे। इस एग्रीकल्चर रोड मैप का बेनिफिट ये हुआ कि इन 3 फसलों में बिहार एक सरप्लस स्टेट के रूप में अग्रणी हो गया। इसका मतलब कि बिहार दूसरे राज्य को अब सप्लाई करता है। पर इस 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में बिहार ने हॉर्टिकल्चर पर फोकस किया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर फोकस किया है, फिशरीज पर फोकस किया है, एपीकल्चर पर फोकस किया है, हनी बी प्रोडक्शन पर फोकस किया है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। दोस्त अगर और आपको देखिएगा तो एग्रीकल्चर का बिहार में कि जीएसडीपी में मोटा मोटी 18% कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 76% जो बिहार की जनता है कि खेती पर डिपेंड करती है। और करंट अफेयर का बात अगर देखिएगा तो अक्टूबर 2022 में बिहार में ड्रॉट आता है। और बिहार का अगर पूछे कि कितना जिला ड्रॉट घोषित किया गया तो 11 जिला ड्रॉट घोषित किया गया और यहाँ के किसानों को उसके लिए कंपनसेट किया गया। और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपया अक्टूबर 2022 में निर्गत किया किसानों के जो ड्रॉट हुआ उससे समाधान के लिए। दोस्तों और अगर आप बात करें तो हमारा पास एग्रीकल्चर लैंड कितना है? अगर पूछ ले 93.60 लाख हेक्टेयर जो है हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है। पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड है सब में खेती नहीं हो सकता है। कल्टीवेब कुछ जमीन बंजर होती है। तो बिहार का जो जमीन है 79.46 लाख हेक्टेयर जो है कल्टीवेबल लैंड है। और बिहार की सरकार इसी पर काम कर रही है। एग्रीकल्चर रोड मैप में यह भी तय किया गया है कि इसमें इरिगेशन सुविधा प्रदान किया जाएगा थ्रू कनाल, ट्यूबवेल एंड मेनी अदर थिंग्स। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्रीकल्चर रोड मैप से तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, नहीं तो आप फिर हमको बोलिएगा कि आप फालतू बात किए। एकदम यही क्वेश्चन आएगा। देखो क्यों आएगा। बिहार पहली बार कास्ट सेंसस कर रहा है। कास्ट सेंसस का मतलब होता है कि जाति जनगणना होता है, यादव कितने हैं, राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, कास्ट सेंसस होता है। अगर आप देखोगे तो सेंसस करने का अधिकार स्टेट को नहीं है, सेंसस करने का अधिकार यूनियन लिस्ट में है। तो इसीलिए जो बिहार की सरकार है इसको कास्ट सेंसस नहीं कहती है। ये तो बोलते कि हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कर रहे हैं। इसका कोई बेसिस नहीं है क्योंकि सेंसस करने का अधिकार केवल यूनियन लिस्ट में है, केवल यूनियन कर सकता है। दूसरा बात, कितने चरण में होगा? 2 चरण में होगा। अगर आप देखेंगे तो पहला चरण में इन लोग क्या करेंगे, कितने हाउस होल्ड है उसको मार्क करेंगे। तो कितने घर का करना है? 2.58 करोड़ हाउस को करना है। कितना पॉपुलेशन को करना है? 12.70 करोड़ जनसंख्या का जातिगत जनगणना करना है। अब देखिए कितना करोड़ एलोकेट किया गया है इसके लिए। सीधा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है
500 करोड़। कौन विभाग करेगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करेगा, सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। अच्छा ये बताइए कि इसकी तो सहमति मिली होगी, आखिर में कैबिनेट इसकी सहमति देता है। तो कैबिनेट अगर पूछे कि किस तारीख को सहमति दिया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2 2022 को सहमति दिया है कैबिनेट। कैबिनेट की स्वीकृति जून 2, फिर चित्कार मार के बोल रहे हैं गलती मत करना, जून 2 2022 को सहमति देता है कैबिनेट। 500 करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग 2 चरण में होगा। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी पलटने की जरूरत नहीं है। हमको जो लगता है कि मुख्यमंत्री जी का एक पेट प्रोजेक्ट है दारूबंदी, जिसको आप शराबबंदी भी कहते हैं। 26 नवंबर एक डेट है जो देश के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, देश के आईन में लिखा हुआ है। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर क्या लिखा हुआ है? 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है। दारूबंदी, जो शराबबंदी आप कहते हैं, बिहार लिकर एक्ट जो आता है, वो कब इफेक्ट में आता है? वो इफेक्ट में आता है 5 अप्रैल 2016 को। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर 26 नवंबर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 2015 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, डिक्लेयर किया था कि बिहार जो है दारू फ्री स्टेट रहेगा, लिकर फ्री स्टेट रहेगा। तो क्या मुख्यमंत्री जी पहले आदमी हैं जो दारूबंदी करते हैं बिहार में? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी अपना आराध्य मानते किसको हैं? अपना आराध्य कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार शराबबंदी की थी, पर 1 साल बाद इस शराबबंदी को हटा लिए थे। बहुत तरह का दबाव होता है, अभी भी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पर बहुत दबाव है, क्योंकि लोग जो है वो ताड़ी पी लेता है, उसमें गलत गलत चीज़ मिलाकर पी लेता है और मर जाता है, और मुख्यमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराते हैं। पर कुछ जो एलीट क्लास है, लेफ्टिस्ट क्लास है, वो क्या बोलेगा? लॉस ऑफ द रेवेन्यू, लॉस ऑफ द एक्सचेकर। चित्कार मारो, मुख्यमंत्री नहीं हटाने वाले हैं। सिंपल सी बात है। लेफ्टिस्ट वाला जो है अभी एकदम चित्कार मारेगा कि लॉस ऑफ द रेवेन्यू हो गया, लॉस ऑफ द हेल्थ हो रहा है, किसी का बेटा बर्बाद हो रहा है, किसी का दुल्हा बर्बाद हो रहा है, उसका आपको चिंता नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इम्पैक्ट एंड द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द लीकर विच इज ऑन द डाउन ट्रोडन, उसका इनको चित्कार नहीं रहेगा। एकदम सही कदम है। किस आखिर ये बताओ, आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 डीपीएसपी कहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने अगर उसी से डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कानून के रूप में, तो क्या दिक्कत है भाई? अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, देखो भाई हम शराबबंदी के बहुत बड़े पक्षधर हैं, शराबबंदी का हम विरोध करते हैं, जो फैंसी जो सिगरेट उगरेट मारता है उसका भी हम विरोध करते हैं। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, द लिकर बैन पॉलिसी ऑफ द बिहार गवर्नमेंट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द विच आर्टिकल? इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कुछ है, हमको तो नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा कुछ बचता है, बाकी हम आपको बता चुके हैं। देखिए 27 से 29 जनवरी में क्या होता है? 27 से 29 जनवरी 2023 में यहां पर कोरोना के चलते बिहार में बहुत बड़ा पर्व होता था बुद्धिज्म का। उसको कहते थे बोधि महोत्सव। जो बोधि महोत्सव है बोध गया में होता था, और दलाई लामा यूजुअली जो हैं, उनके जो 14 दलाई लामा हैं वो चीफ गेस्ट होते थे और बड़ी धूमधाम से मनता था। और देखिए बुद्धिज्म अपना एक सॉफ्ट पावर है, उसके चलते गया का आप रौनक देखिए बदल जाता है। दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स हैं, दुनिया भर के होटल्स हैं। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा कोई पोटेंशियल है तो टूरिज्म का पोटेंशियल है। अगर बिहार सरकार चाहे तो टूरिज्म बहुत अच्छा एक रोजगार दे सकता है। आपको पता है जो भाषा परिवर्तन का पढ़ाई सब करता है, जो फ्रांस को इंग्लिश में बदल देगा, इंग्लिश को हिंदी में बदल देगा, तो वो सबका अच्छा एक रोजगार मिल सकता है। तो जो बोधि महोत्सव है कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ। 27 से कभी भी डेट पूछ लेता है और बुद्धिज्म से हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। तो जो बोधि महोत्सव है पहली बार स्टार्ट कब होता है? 1998 में स्टार्ट होता है। जो बुद्ध की जो कॉम्प्लेक्स है, जो महाबोधि कॉम्प्लेक्स है, इसको कब मिलता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 2002 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है। अभी जो प्रेजेंट बोधि वाला जो मंदिर है वो किस जनरेशन का है ये भी पूछ सकता है। तो 5th to 6th सेंचुरी में पहली बार तो इसको अशोक बनाते हैं, पर अभी वाला जो है प्रेजेंट वाला इट डेट्स बैक टू द 5th और 6th सेंचुरी। जो बोधि ट्री है वो किस जनरेशन का ट्री है? 5th जनरेशन का ट्री है। बिहार में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो आपको बता दिए, दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? नालंदा रुइंस। कब इसको ऐड किया गया है? डेट भी पूछ लेता है। 15 जुलाई 2016 को ऐड किया गया नालंदा रुइंस को। पहले महाबोधि कॉम्प्लेक्स है उसको ऐड कर दिया गया है। अभी गया की बात आई तो थोड़ा सा और देख लो कि गया में कभी जब ये स्टैटिक का ही है, पर थोड़ा सा आप देख लीजिए गया में क्या क्या है। यहाँ पर रामशिला हिल्स है, प्रेतशिला हिल्स है, ब्रह्मयोनि हिल्स है,
दुंगेश्वरी हिल्स है, ये सारे हिल्स गया में हैं। थोड़ा सा लिख लो, आप ध्यान दीजिएगा। अब बात निकल गई तो बताओ अवसाद इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो अवसाद इंस्क्रिप्शन नवादा में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, है ना। अब बताइए 9 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त। 9 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं बिहार पृथ्वी दिवस। तो अगर होशियार लड़का है वो काउंटर कर देगा कि सर ये बताइए कि वर्ल्ड अर्थ डे तो हम लोग 22 अप्रैल को मनाते ही हैं, तो बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का क्या मतलब है। दोस्त, ये जो बिहार पृथ्वी दिवस है हम लोग अभी नया नया नहीं मना रहे हैं, 2011 से मना रहे हैं। क्यों हम लोग मना रहे हैं, ये अगस्त क्रांति दिवस है। याद है, अगर जो अगस्त रिवॉल्यूशन होता है जिसको आप क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन बोलते हैं, उसका सेंटर कौन है, अपना मोहब्बत बिहार है। उसमें हीरो कौन है, जेपी है। तो उस डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डेट को अमर करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आपको पता ही है कि जल जीवन हरियाली मिशन वगैरह चल ही रहा है, इनको थोड़ा सा इन्वायरमेंट के प्रति प्रेम जरूर है, और 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 9 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, बिकॉज इट इज अगस्त क्रांति दिवस। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे दुनिया मनाए, हम लोग भी बिहार पृथ्वी दिवस मनाएंगे, उसमें क्या ही दिक्कत है। एक और डेट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, 29 जुलाई 2022। 29 जुलाई 2022 को बिहार का स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया गया है। और स्टार्टअप पॉलिसी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो पटना का मौर्य कॉम्प्लेक्स है उसमें स्टार्टअप को जगह दिया जा रहा है। मात्र 1500 रुपया में महीना उनको देना है और स्टार्टअप खोल सकते हैं। मौर्य कॉम्प्लेक्स बड़ा ही पॉश इलाका में है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर डेट उसको पूछना होगा तो 29 जुलाई 2022 एक इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ सकता है। दोस्त, मार्च 2025 ये हम इंपॉर्टेंट डेट वाला टॉपिक लिए क्योंकि देखिए ये सबसे एक क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन सेटर है ना तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट से एक क्वेश्चन बना देता है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, पर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। इसके बारे में एक डेट और मत करना, काफ़ी रहेगा। मार्च 2025 में आपको पता है कि बिहार में क्या है, स्मार्ट मीटर लग रहा है। हम लोग चोरी कर लेते हैं बिजली का, याद है। मुख्यमंत्री जी ने बिजली में एक अच्छा काम किया है। पहले कहाँ बिजली रहता था अपने बिहार में, बिजली और सड़क में माननीय ने अच्छा काम किया है, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। तो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, कब लगा देंगे हम लोग, 2025 तक हर घर में और हर जिला में लग जाएगा, तो बिजली चोरी बंद हो जाएगा। इसके लिए अनुदान देना होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने 12,657 करोड़ का अनुदान दिया है। किसको, डिस्कॉम को दिया है कि आप जो है स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं कि अगर उसमें है कि आपने 300 यूनिट का रिचार्ज किया, आपके मोबाइल से कनेक्टेड है, जैसे 300 यूनिट आपने बिजली खत्म किया, आपके घर का बिजली खत्म, आप फिर से रिचार्ज करिए तो फिर से आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यही सब है। एक डेट और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको लगता है कि पूछेगा, 15 फरवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में बिहार में मनाएंगे। शहीद दिवस मनना भी चाहिए दोस्त। इतिहासकारों ने बिहार के साथ बड़ा गद्दारी किया है। हम आपसे पूछते हैं कि भगत सिंह को खूब हीरो बनाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या मदन लाल धिंगड़ा का कम योगदान है? क्या उधम सिंह को लोग उतना जानता है जितना भगत सिंह को जानता है? बटुकेश्वर दत्त को लोग उतना क्रेडिट देता है जितना भगत सिंह को देता है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इतिहासकारों ने सही आकलन नहीं किया है। जालियांवाला बाग को हर कोई जानता है। जालियांवाला बाग ट्रेजेडी से भी बड़ा ट्रेजेडी बिहार में होता है, और कहाँ पर होता है, तारापुर में होता है। तारापुर कहाँ, मुंगेर में। यहाँ पर 34 युवा को गोली चला दिया जाता है। कलेक्टर कौन रहता है, ई ओली रहता है, WC मैग्रो SP रहता है, गोली चलवाता है। किस लिए गोली चल रहा है, 15 फरवरी 1932 को गोली चल रहा है। और इसलिए गोली चल रहा है कि वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन किसका प्रतीक है, पुलिस स्टेशन ब्रिटानिया हुकूमत का प्रतीक है। जो देश के दीवाने हैं बोलते हैं यहाँ पर यूनियन जैक का इन लोग झंडा लगाता था, अंग्रेजी हुकूमत का झंडा लगता था। ये बोलते हैं कि यूनियन जैक का झंडा निकाल कर फेंको। ये 34 किशोर युवा साइकिल से जाते हैं, साइकिल का स्टैंड लगाते हैं, इस बिल्डिंग को कूदते हैं और यूनियन जैक के झंडा को निकाल फेंकते हैं और यहाँ पर तिरंगा लगा देते हैं। ई ओली वहाँ पर रहता है। ई ओली और WC मैग्रो गोली चलाने का आदेश देता है और 34 हमारे देश के महान सपूत शहीद हो जाते हैं। देश की सरकार, बिहार की सरकार ने बड़ा अच्छा कदम किया है कि 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। डेट याद करने में दिक्कत नहीं है। 14 फरवरी को तो आप लोग इलू इलू खेलेंगे ही, तो इलू इलू खेलने के बाद एक दिन इसमें और जोड़ दीजिएगा, आप इलू इलू खेलिएगा। देश के लोग उस दिन शहीद हुए थे। साइनिंग ऑफ, अगला वीडियो जल्द